everyone, this is Vishal. Let's continue with our session on biotech. This is the second part of the series. अभी तक मैंने आपको एक ब्रीफ इंसाइट देने की कोशिश की थी. What is biotechnology all about? तो ये ऐसा बेसिक है जिसको सिर्फ आप उसी पार्ट को कवर कर लेते हैं, तब भी आप एक अप्रोच आप गेन कर लेते हैं. Now going with the specification, जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसका सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर इट इज गैदरिंग इट्स ऑल द सोर्सेज एंड ऑल. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहला सोर्स इसका होता है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ बायोटेक वर्ड नहीं आएगा. यहाँ पे क्या वर्ड आएंगे आपके, कहां से आप बायोटेक्नोलॉजी को डिराइव करते हो. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी एट द मॉलिक्यूलर लेवल, यानी एट द लेवल ऑफ द सेल्स. सबसे पहले आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तभी तो आप सेलुलर बायोटेक्नोलॉजी पे जाएंगे. आपको सेल्स के बारे में नहीं पता, आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता डीएनए कहां पाया जाता है, आपको ये नहीं पता क्रोमोसोम कहां पे होते हैं, कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है ना. तो जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप एडवांस स्टेज पे कैसे जाएंगे. तो सोर्स हमेशा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही रहेगा. फिर केमिस्ट्री के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तभी तो आप टेक्नोलॉजी का खेल कर पाएंगे उसमें. ठीक है, बायोनिक्स क्या होता है, अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, द वर्ड बायोनिक्स दैट इज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्निकली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बायोनिक्स बेसिकली क्या होती है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें नेचुरली कुछ चीजें पाई जाती हैं. ठीक है, उसका यूज हम ह्यूमन उसमें कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ डोमेन में कैसे कर सकते हैं. दैट इज बायोनिक्स ऑल अबाउट. दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरली एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी रेलेवेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस और दैट कैन बी यूटिलाइज्ड और यूज्ड इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन व्हाइल अप्लाइंग और डीलिंग विद द ह्यूमंस. ये बायोनिक्स होता है. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको बता ही चुका मैं, जब आप जीन्स के साथ खेला करना शुरू कर दें, ठीक है, कि आपने आइडेंटिफाई किया स्पॉट को, उसमें किसी डिजीज को या कोई ऐसी समस्या उसको आपने स्पॉट या आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके किसी दूसरे से होस्ट में उन जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया या उस जीन एक्सट्रैक्ट को या डीएनए एक्सट्रैक्ट को इन्फ्यूज कर दिया. जेनेटिक इंजीनियरिंग उस बारे में होती है. जेनोमिक्स क्या होती है, ये भी मैंने आपको जब जीन पूल बताया था वहां बता दिया था. जेनोमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग द जीन्स, स्टडिंग द जीन पूल. और इसी के लिए जो प्रोजेक्ट चला गया था उसका नाम ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट था, कि पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का जेनेटिक पूल पाया जाता है, किस तरह के जीन्स पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर तरह की स्पीसीज में, एक पर्टिकुलर तरह के लोगों में किस तरह के जेनेटिक बायोलॉजिकल ट्रेट्स पाए जाते हैं. तो जेनोमिक्स इज ऑल अबाउट जीन्स. ठीक है, जीन्स एंड जेनेटिक ट्रेट्स. नैनो टेक्नोलॉजी, इसका भी यूज हम बायोटेक में करते हैं. स्टडिंग एनीथिंग एट द मॉलिक्यूलर पार्टिकल लेवल एट द रेंज ऑफ 10 to the power -9 मीटर. ठीक है, आपको पता है नैनोटेक किस पे काम करती है, 10 की पावर -9 मीटर पे. इसको आप नैनो स्केल बोलते हैं. तो जब नैनो स्केल पे काम करते हैं तो वो नैनो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा. इंफॉर्मेटिक्स मतलब इट इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा कि दिस बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच इट इज लेड टू ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस पर्टिकुलर फील्ड्स, मतलब किस किस फील्ड में इसकी एप्लीकेबिलिटी है बेसिकली. तो पहले सबसे पहले आपको पता है फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, दवाइयां बनाने में. ठीक है, मेडिकल. अच्छा, दवाइयों की शुरुआत कहां से हुई थी बेसिकली, सबसे पहली एंटीबायोटिक किसको मानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, आपको पता ही है, पेनिसिलिन थी. ठीक है, उसको पहली एंटीबायोटिक माना जाता है. तो वहीं से कहते हैं कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई. ठीक है, कि आपने आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर तरह का बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर तरह की वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, तो हम उसको अगर कंज्यूम कर लें तो उस बीमारी से लड़ने की ताकत हमको भी आ जाएगी, है ना. तो ये बेसिकली एक बेसिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था. तो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल में भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है. बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल आपने वर्ड हमने साइंस में पहले भी पढ़ा था जब हम फ्यूल से डील कर रहे थे. बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जो कन्वेंशनल फ्यूल्स होते हैं वो होते हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स. बायोफ्यूल क्या होते हैं, जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्यूल में एक ब्लेंडिंग कर लें. ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग कर लें, किसकी, बायोलॉजिकली या ऑर्गेनिक सोर्स डिराइव्ड फ्यूल्स की. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल कैसे बनाते हैं बताया था ना, शुगर केन से भी बना सकते हैं, प्लांट्स को भी फर्मेंट करके बना सकते हैं. यही जो अल्कोहल होती है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोफ्यूल्स. अगर किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ा गला के उसको फर्मेंट करके हम कुछ ऑयल प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसको हम बायोफ्यूल की कैटेगरी में रखते हैं. अब आपको पता है इसमें 4 जनरेशन होती हैं. पहली जनरेशन में हम किसको यूज करते थे, किसी में फूड ग्रेन को यूज करते थे, किसी में एल्गाई को यूज करते थे, वो सब बायोफ्यूल में रहता है. देन कम्स योर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो आपको भी बताया था. जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स में मॉडिफिकेशन करने लगे, किसी और स्पीसीज से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके होस्ट स्पीसीज में इंट्रोड्यूस करने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके जीन्स को मॉडिफाइड कर दिया गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म. तो जीएमओ में भी इसका यूज देखा गया है. ये बेसिकली 4 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं. जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए आपके, मेडिकल डायग्नोस्टिक भी उसी में आता है, बायोफ्यूल्स वगैरह एग्रीकल्चर में आता है, एनवायरमेंट में आता है, जैसे हमने भी बायोकम्युलेशन में देखा था. ठीक है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है. अब हम थोड़ा सा टाइमलाइन पे चले जाते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हु कॉइन्ड द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी. ये सब प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक कार्ल एरेकी, KARL
EREKY, इसने 1919 में, ये एक हंगेरियन साइंटिस्ट था, इसने 1919 में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी नाम के वर्ड को गढ़ा। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन जब आपको दिया था, बताया था कि वी वर नॉट अवेयर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, हमें ये नहीं पता था कि दही कैसे बनता है, योगर्ट कैसे बनता है, या स्पाइसेस वगैरह को प्रिजर्वेटिव को ऐड करके चार कैसे बनाते हैं, बट वी वर अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट वर हैपनिंग, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस बिहाइंड इट और द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। तो ऐसा नहीं था कि अगर 1919 में इसने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को कॉइन किया तो बायोटेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट मजे की बात है, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है सिल्क कैसे बनता है, वो सिल्क वॉर्म से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करके उनके जो फाइबर्स वगैरह उसको एक्सट्रैक्ट, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो सिल्क भी तो बन रही थी, चाइना में बन रही थी, फिर एक रूट को फॉलो करके सिल्क को यूरोप में सप्लाई करते थे, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, जिसको चाइना भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी किसी ना किसी फॉर्म में ट्रेडिशनल ह्यूमंस में भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो एक मॉडर्न नोशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसको स्टार्ट करने का क्रेडिट किसको जाएगा? कार्ल एरेकी। ये क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने एक नाम लिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, कि मेडिकल की फील्ड में या फार्मास्यूटिकल की फील्ड में किस व्यक्ति ने बायोटेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी, तो वो व्यक्ति था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन तो नहीं कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो तो हिपोक्रेट्स हैं, बट स्टिल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। एंटीबायोटिक आपको पता ही है कि बायोलॉजिकली एग्जिस्टिंग कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इन्फ्यूजन अगर हमारे अंदर हो जाए तो हमारे अंदर भी एक नेचुरल डिजीज रेजिस्टिंग पावर आ जाती है, हम उन बीमारियों से लड़ सकते हैं। पूरा वैक्सीनेशन आपको पता है, इसी एंटीबायोटिक अलग वे में काम करते हैं, पहली चीज ये, वैक्सीनेशन अलग वे में काम करता है। एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं? आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जुकाम हो गया, मुझे खांसी आ रही, समथिंग लाइक दैट, मैं गया फार्मेसी पे, मैंने एक दवा ले ली, मतलब डिजीज हो चुका है मुझे, लिया, और उसके बाद मेरे अंदर कुछ एंटीबॉडी डेवलप होंगी जो एंटीजन से रिएक्ट करेंगी, डील करेंगे, उनको लड़ मर के खत्म कर देंगी। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में वो कौन से सेल्स होते हैं जो किसी भी तरह के ऐसे बाहरी अटैक को रोकते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। डब्ल्यूबीसी होते हैं ऑब्वियस बात, उनको फाइटर सेल्स भी कहा जाता है, लड़ाकू। ठीक है, आपकी बॉडी में कहीं फोड़ा फुंसी हो गई, मवाद से निकल रहा है येलो कर, क्या होता है वो? बेसिकली आपके बॉडी के ही सेल्स हैं जो वॉरियर्स हैं, शहीद हो गए, अपनी जिंदगी दे दी। अगर आपको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आपको एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे, बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता। एक प्रोसेस होती है वैक्सीनेशन की, ये बीमारी से पहले ले ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए आप मॉक टेस्ट लेते हैं, तो मॉक टेस्ट भी एक तरह का वैक्सीनेशन होता है। आपने अपने जीवन में कभी यूपीएससी का पेपर नहीं देखा, आपको कोई आइडिया नहीं व्हाट इज यूपीएससी ऑल अबाउट, आपको उसके पैटर्न के बारे में नहीं पता है। आप अचानक से प्री का फॉर्म भरते हैं, वहां फेस करते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसमें तो कह रहे हैं ओनली एबीसीआर करेक्ट, बीसीआर करेक्ट। तो पहली बार जब लाइफ फेस करोगे यू विल डेफिनेटली फेल इन दैट, आपको पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो आप कई बार क्या करते हो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हो, प्रीवियस से पेपर उठा के देखते हो, कि कहते नहीं कि युद्ध में जा रहे हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो वैक्सीनेशन इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, आपको कोई सीवियर से कोरोना आया था अभी, इसी पीरियड में वैक्सीनेशन वगैरह न्यूज में आ गया, तो वैक्सीनेशन कैसे काम करेगा कि आप इमेजिन कर लीजिए आप कोरोना के इन्फ्लुएंस में आ गए, इंपैक्ट में आ गया, आपको कोरोना हो गया, तो आपकी बॉडी इज कंप्लीटली लाइक अनअवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलियन वायरस। उसको एलियन होता है जो बाहर से आया, होस्ट होता है मतलब आप जो, तो जो आपके होस्ट सेल हैं वो एलियन से कंप्लीटली अनअवेयर हैं, यार ये कैसी चीज आ गई, यार इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, से कैसे लड़ना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में एक लिविंग या डेड बैक्टीरिया या वायरस को अपने अंदर पहले ही इन्फ्यूज कर लेते हैं। कोरोना हमसे लड़ने आए उससे पहले हम पहले जाके लेट जाते हैं, हमें यार वैक्सीन लगा दो। वैक्सीनेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद अ एग्जिस्टिंग वायरस इन अ वेरी डेडली फॉर्म, बहुत ही वीक, बहुत ही डेडली फॉर्म, कभी डेडली भी हो सकता है, कभी। अच्छा, वायरस मरा होता है, जिंदा होता है, या वायरस अमर होता है? वायरस की बड़ी खास बात है, वायरस बेसिकली अमर अजर है, एक ही चीज ऐसी पाई जाती है जो अमर है। वायरस का चीज क्या है, जब वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो निष्क्रिय रहेगा, इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, लेकिन जैसे वो किसी होस्ट के इंटरेक्शन में आता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन में आता है, तो वो जीवित हो जाता है और उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है, उसके डीएनए के साथ खेलना शुरू कर देता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी बुरी तरह फैल जाता है तभी इसको वायरस कहते हैं। कंप्यूटर में आ गया तो फैलता चला गया, दैट काइंड ऑफ द थिंग। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली जो WHO के, मैंने करंट अफेयर के सेशन में शायद बताया भी था, एक वायरस एक्स के बारे में। ठीक है, अभी रिसेंटली कोई समिट भी होने वाली, शायद दोहा राउंड में ही इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, व्हाट इज वायरस एक्स ऑल अबाउट। बिल गेट्स हो चाहे आपके WHO के चेयरमैन हो, दोनों ने ही एक बात बार बार किया है कि एक नए तरह का जूनोसिस हमको पूरी ह्यूमन रेस को बहुत जल्दी इंपैक्ट करने वाला है, दैट विल बी मच सीवियर एज कंपेयर टू द रिसेंट कोविड वायरस। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्लेशियर मेल्ट डाउन होता है, जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इनएक्टिव स्टेज में अभी भी दबे हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन जब से बैक्टीरिया वायरस
वायरस बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आप हम ह्यूमंस हैं वैसे बैक्टीरिया वायरस भी हैं, सदियों सदियों से चले आ रहे थे किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन जब ग्लेशिएशन की प्रोसेस हुई तो ये सब सॉइल के अंदर फ्रीज होते चले गए, दबते चले गए, और ये कई कई युगों से, युगों का मतलब होता है कई कई सेंचुरी से, पता नहीं कितने कितने 10-10-20-20 सालों से, लाखों सालों से दबे पड़े हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर की बर्फ पिघल रही है, तो जमीन के अंदर जो पैरासॉइल्स वगैरह होते हैं इनके अंदर जो दबे हुए हैं ये बैक्टीरिया वायरस, ये सडनली रीमर्ज करने लगे, एंड दे विल keep on interacting with the humans because of our increasing pace of interference in the various unexplored virgin territories। ठीक है, जैसे पोलर रीजन में बहुत ज्यादा आते जाते नहीं थे, अंटार्कटिका पे हमारे कितने एक्सपेडिशन हुए, लेकिन अब ह्यूमंस आ रहे हैं। कभी कोई आपने साईफाई मूवी देखी है, एक बहुत अच्छी साईफाई मूवी कुछ आई थी स्पीसीज नाम से, उसके कई पार्ट बने थे, उसका मैं आपको मूवी की कहानी नहीं बता रहा हूँ, जस्ट गिव यू इनसाइट कि हाउ द जूनोसिस आर इंपैक्टिंग ह्यूमन लाइफ्स। तो उसमें एक इंडिया से, मतलब इंडिया नहीं सॉरी, या यूएस के नासा से ही कोई स्पेस मिशन मार्स पे भेजा जाता है तो एक्सप्लोर द लाइफ प्रोसेस ओवर देयर। अब वहां पर मार्स में कोई इनएक्टिव स्टेज में कोई वायरस होता है, तो वो क्या करता है, जो बंदा गया होता है उसको इम्पैक्ट उसके अंदर आ जाता है, और जब वो एस्ट्रोनॉट वापस आता है तो वो जिस चीज के इन्फ्लुएंस में आता है, ये वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करने लगता है। और ये वायरस नहीं होता, ये एक स्पीसीज होती है जो वायरस फॉर्म में रह रही होती है। तो इन्होंने भी यही खतरा अंदेशा दिखाया है कि जैसे ग्लेशियर मेल्टडाउन होगा तो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया जो ऑलरेडी आइस के अंदर में दबे हुए थे अब ये रीसरफेस करने लगेंगे और ये ह्यूमंस को प्रभावित करेंगे। तो द कमिंग सेंचुरी और द कमिंग एरा विल बी द एरा ऑफ जूनोसिस, जूनोटिक डिजीजेस, और इससे बचने का हमारे पास कोई भी वो नहीं है, हमें पता भी नहीं उनके बारे में। और इसीलिए आपको पता है कि हर कंट्री अपने में एक वायरोलॉजी डिपार्टमेंट को डेवलप करती है, ठीक है, टू स्टडी अबाउट द वायरसेस। जो कोरोना वायरस आया था उसको भी बोलते हैं लैब लीक था। वो कहाँ से लीक हुआ था, क्योंकि चाइना की वुहान की लैब में ऑलरेडी कई वायरसेस पे स्टडी चल रही थी। और वायरस की स्टडी आप क्यों करते हो, आप कहते हो यार कोई चीज इतनी खतरनाक है उसे लैब में रख के डेवलप क्यों करो। डेवलप इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी वैक्सीन डेवलप कर सकें। आपको बिल्कुल कोई अनभिज्ञ सा, अनअवेयर सा वायरस एकदम से अटैक कर दे, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि उस वायरस के बारे में हम कहते हैं दुश्मन आप पे चढ़े उससे पहले आप जाकर दुश्मन को ढूंढ के उसे मार दो, ठीक है, या उससे बचने की स्ट्रेटजी डेवलप कर लो। तो हमने क्या किया, इंडिया में भी वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, सर्च करिए पूना में है कि कहां पर है, ठीक है। तो इंडिया में भी है, वुहान में भी है, चाइना में भी, हर कंट्री में अपने वायरोलॉजी डिपार्टमेंट बना रखे हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलता है वैसे ही दुनिया भर में अलग अलग तरह के वायरसेस को स्पॉट करते हैं, उनको लैब में लेके आते हैं, उसके बाद उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। डेवलप इसीलिए करते हैं ताकि उनकी दूसरी ब्रीड्स बनाई जा सके, उनकी दूसरी कॉपी बनाई जा सके और उससे वैक्सीनेशन की प्रोसेस करें। वैक्सीनेशन मतलब डेडली या बहुत ही इनएक्टिव फॉर्म में उनको ह्यूमन के अंदर डाल के ह्यूमंस को पहले से उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके, है ना, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आया था एंटीबायोटिक का, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव इनसाइट ऑन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड द वैक्सीनेशन। एंटीबायोटिक बस ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली पहले तो बैक्टीरिया से डील करने के लिए होती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से डील करने के लिए होती है। दूसरी बात, ये बीमारी के बाद ही ले सकते हैं आप, लेकिन जो वैक्सीनेशन है ये बीमारी से पहले ले लिया जाता है। बाद में लेने का मतलब टिटनेस हो गया उसके बाद में टीटी का शॉट लगवाओगे, क्या फायदा है। थोड़ा सा भी स्क्रैच है कुछ पहले जाकर वैक्सीनेशन करवाओ, टीटी शॉट बोलते हैं ना हम लोग उसको, ठीक है। अब पता करिएगा जो टिटनेस होता है वो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं बैक्टीरियल के बारे पे। एनीवे 1943 में ऑसवाल्ड एवरी proves that DNA carries the genetic information। अभी आपको शुरू में बताया था ना कि लाइक DNA इज द कैरियर, और DNA कहाँ पाया जाता है आपका, डबल हेलिक्स फॉर्म में क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, और DNA कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है क्योंकि आपको लेक्चर में बता दी गई या आपने कहीं पढ़ ली होगी पहले से, आपने किसी बुक में पढ़ी होगी, लेकिन 1943 से पहले हमको ये नहीं पता था कि DNA दे आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और DNA पाया कहाँ जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनीथिंग लाइक दैट। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक दे डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। यानी 43 में डिस्कवर होता है कि DNA आर द कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और उसके इमेजिन करिए 10 साल के बाद में जेम्स वॉटसन नाम के थे, फ्रांसिस क्रिक नाम के लोग थे, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया जो DNA होता है ये डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, जैसे आपने नूडल्स देखे आपस में उलझे हुए होते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। 1960 insulin is synthesized to fight diabetes and vaccines for measles, mumps and rubella are developed। अब आप देखोगे जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही थी हम अलग अलग तरह की वैक्सीन डेवलप कर रहे थे। यानी 1960 आते आते आपको पता है इंसुलिन को सिंथेसाइज, इंसुलिन क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी का एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियास सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके बारे में जब बेसिक बायोलॉजी पढ़िएगा तो थोड़ा देख लीजिए इंसुलिन का सेक्रेशन किस पर्टिकुलर ग्लैंड से होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। एनीवे इंसुलिन वाज सिंथेसाइज्ड, मतलब उसको हमने आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया टू फाइट डायबिटीज, डायबिटीज से लड़ने के लिए। साथ ही साथ में हमने मीजल्स, मम्प्स, रुबेला वैक्सीन वगैरह भी आती, इनसे लड़ने के लिए भी वैक्सीन को डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि अब हम समझ चुके थे कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, वैक्सीनेशन किस वे में काम करता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती आ रही थी। 1969 द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम इन विट्रो और आउटसाइड द बॉडी इज कंडक्टेड। आपने एक वर्ड सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF।
कई ऐसे लोग होते हैं जो बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, ठीक है, उनका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म डाइल्यूट हो सकते हैं, या उनके स्पर्म्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो आपके ओव्यूम के साथ में मिलके मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा हो तो एम्ब्रियो में जाके वो एग को फर्टिलाइज कर सकें। तो उस केस में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो मतलब, इन विट्रो का मतलब होता है बेसिकली ग्लास क्यूबिकल में या ह्यूमन बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना, मतलब ह्यूमन की मतलब फीमेल की बॉडी से एग को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा अपना स्पर्म जो है, आपने सुना होगा विकी डोनर एक मूवी आई थी उसमें इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया था, ठीक है, कि आपके स्पर्म डोनर्स होते हैं, तो आपसे ही कहा जाएगा कि ठीक है आप ही के स्पर्म से बच्चा करेंगे। बस क्या है कि नेचुरल वे में आपकी बॉडी मतलब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है कोई बायोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम हो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम इन विट्रो कर लेंगे। इसको हम ART वगैरह में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, इसे बायोटेक्नोलॉजी में ही आते हैं। तो है तो टेक्नोलॉजी ना कि रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप आर्टिफिशियल तरीके कैसे यूज करो, तो इन विट्रो बढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड मतलब इन विट्रो, ठीक है। तो वो ग्लास क्यूबिकल में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं ना उसको, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। वहीं पे इसका फ्यूजन कर देते हैं, एग का और ह्यूमन स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर उसको उठा के प्लांट कर देते हैं वुमेन के एम्ब्रियो में, फिर लैब में बच्चा नहीं बन रहा है, फिर ह्यूमन बॉडी में बनेगा। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी ये आउटसाइड होती है, इसलिए उसको IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो 1969 में IVF नहीं हुआ था, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम हुआ था। एंजाइम आपको पता है आपकी बॉडी में बनते हैं, एंजाइम जैसे सलाइवा इज अ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम आपको पता ही है, एक इस तरह के बायोकेमिकल कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सेक्रेट होते हैं फॉर सर्टेन परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। तो जो पहला एंजाइम था जिसका पहला सिंथेसिस इन विट्रो यानी आउटसाइड द बॉडी हुआ था, ये 1969 में होता है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आएगा। 1973 में हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन डेवलप्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग विद द फर्स्ट इंसर्शन ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। देखो डायरेक्टली तो किसी बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करके किसी बैक्टीरिया से DNA को एक्सट्रैक्ट करके आपकी बॉडी में नहीं डाल देंगे। पहले सबसे पहले क्या होता है, मतलब फार्मास्यूटिकल फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में या बायोलॉजी की फील्ड में आपने देखा होगा, जब आप अगर बायो से बिलोंग करते हैं तो पहली टेस्टिंग किस पे करते हैं, फ्रॉग पे। सीधे ह्यूमन एनाटॉमी पे तो नहीं कर देंगे ना, मतलब आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी की सर्जरी करनी डॉक्टर लेके आओ जा बेटा, तुम्हें प्रैक्टिकल कराते हैं। जो किताबों में पढ़ा है, सामने आदमी लेटा है, उसका लीवर स्पॉट करो, उसको तुम्हें ट्रीट करना है, उसका हार्ट स्पॉट सीधे नहीं डाल सकते, तो एक ह्यूमन एरर हो गया, सामने वाले की जिंदगी चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, बेसिक लेवल पे 11th 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हो, तो कुछ कहते हैं मेढक पकड़ के लाओ, जैसे हमारे टाइम पे मेढकों की सर्जरी करवाई जाती थी, ठीक है। आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड बट माय फ्रेंड्स हु हैव टेकन द बायोलॉजी सब्जेक्ट दे यूज्ड टू टेल मी अबाउट ऑल देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। तो बहुत बच्चे उसमें वॉमिट कर देते थे, डर जाते थे सब देख के खून खच्चर, लेकिन आगे चल के डील तो वही करना है आपको, रोज आपके सामने कोई ना कोई ह्यूमन एनाटॉमी खुली होगी, तो पहले हमें जानवरों पे प्रयोग करने पड़ते हैं। इन अ सिमिलर फैशन इन 1973 हमने जब एक बैक्टीरिया का इंजेक्शन दूसरे में किया था तो ये किसी ह्यूमन पे नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल इट वाज अ काइंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1980s द फर्स्ट बायोटेक ड्रग टू ट्रीट कैंसर आर डेवलप्ड, ठीक है। तो आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी की चेन कितने उस प्रोसेस में चल रही है। Anyway, just a second. ठीक है, 1890 सॉरी, The United States Supreme Court rules that live human made microorganism is patentable subject matter। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है, मतलब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अमेरिकन फेडरल कोर्ट में, तो 1890 में वो ये डिसाइड करती है कि एनी लाइव ह्यूमन मेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स ऑल्सो पेटेंटेबल। पेटेंटेबल आप समझते हो, जब भी मैं कोई डिस्कवरी करता हूँ या कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करता हूँ तो मैं उसको अपने नाम के तहत पेटेंट कराना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि मैंने ये काम किया था। तो टेक्निकली ह्यूमन मेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली बन रहा है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके एक आर्टिफिशियल मोड से आप कुछ ऑर्गेनिज्म को बना रहे हो, तो उसको भी आप पेटेंट करा सकते हो। ये 1890 में समय डिक्लेयर हुआ। एनीवे 1982 a biotech developed form of insulin became the first genetic engineering product approved by the US FDA, ठीक है। 1983 में first genetically modified plant is introduced। जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिक जीएम क्रॉप्स, जीएम प्लांट्स क्या होते हैं बेसिकली, जिनके बारे में मैंने ब्रिंजल का एग्जांपल लेके आपको बताया था, ठीक है। ये वो होते हैं कि हमने कुछ प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया, हमने देखा ये पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, इनमें कुछ बीमारियां पाई जा रही हैं पहले से, कुछ पर्टिकुलर तरह के पेस्ट इन पे अटैक कर रहे हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनल एबिलिटी नहीं है। एक आपने वर्ड सुना होगा फूड फोर्टिफिकेशन,
ठीक है, आपको पता है जो नमक होता है उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। कुछ चावल होते हैं जिसमें पर्टिकुलर तरह के विटामिन को इन्फ्यूज किया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि नेचुरली ग्रोन जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको पता है बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं। आप खाना क्यों खाते हो? इसीलिए जो पाते हो कि आप डायरेक्ट आपको विटामिन की गोलियां ना खानी पड़े। जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो डॉक्टर यही कहता है बीमार हो गए, कमजोर हो गए, आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो आपको सीधे विटामिन और मिनरल के कैप्सूल लिखना शुरू कर देता है ना, कहता है जिंक कैप्सूल खाओ, वो सब खाओ। तो आपको नेचुरली दवाइयों बिना सर्वाइव करना पाए। दवाइयों में टेस्ट कहाँ होता है? खाना खाओ, टेस्ट भी मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो फूड हम इसीलिए खाते हैं ना कि हमारे अंदर एनर्जी डेवलप हो, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और दूसरा एक पर्पस होता है कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं प्लांट्स में, बायोएक्टिवेटर वो हमारे अंदर आ सके, है ना। तो होता क्या है कि कई बार हमें ये लगता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब हमको मान लीजिए विटामिन ए इतना चाहिए, विटामिन बी इतना चाहिए, उसके लिए हमें इतने इतने किलो गाजर खानी पड़ रही है, इतने इतने किलो टमाटर खाने पड़ रहे हैं विटामिन सी के लिए, ठीक है, आंवला खाना पड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। अब इमेजिन करिए मैं ये कहूँ कि 10 आंवले खा के मुझे जितना मिलेगा, जितना मतलब विटामिन सी मिलेगा उतना ही एक आंवले में हो सकता है अगर मैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दूं। तो ज्यादा अच्छा क्या है? आपको पता है लैंड लिमिटेड है, ठीक है, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे अपने लाइफ स्पैन में 50 आंवले खाने हो, तब मुझे मतलब मेरी हेल्थ के लिए मुझे विटामिन सी मिलेगा। तो उससे कहीं ज्यादा बेटर कि मैं एक आंवला खाऊं लेकिन वो इतना ज्यादा फूड या न्यूट्रिएंट रिच हो। इसको करने का तरीका फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जब आप किसी भी फूड ग्रेन में उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, उसके न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अब होता क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खाने के नाम पे सिर्फ चावल उबाल के खा रहा है। दलिया तो सबको अवेल नहीं हो पाती, दलिया तो बहुत अच्छा सोर्स होता है। नमक के साथ रोटी खा रहा है, उसको सारे न्यूट्रिशन, फ्रूट्स तो बहुत दूर की बात है, उसको प्रॉपर अनाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कुछ मिनरल्स बहुत एसेंशियल वे में होने ही होने चाहिए, कुछ विटामिन हमारे पास होने ही होने चाहिए, वरना हमको गोइटर हो सकता है, घेंघा रोग, ठीक है। आपको पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको गोइटर हो सकता है अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोगों से कहे भैया आयोडीन खाना शुरू कर दो? अगर आप लोगों से जाके सीधे कह देते कि यार आयोडीन खा लो, आयोडीन की गोलियां हमने बनाई हैं, ठीक है। लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, आपको पता है आरबीसी वगैरह कम जनरेशन होता है, उनमें मेंस्ट्रुएशन वगैरह मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो आपको पता ही उसमें ब्लड लॉस हो जाता है। तो एनीवे स्पेशली द इंडियन गर्ल्स दे आर बेसिकली अफेक्टेड बाय दिस एनीमिया प्रॉब्लम। मतलब बहुत ज्यादा एनीमिया हमारे यहाँ इंडिया में प्रेवलेंट है, हर जगह होता है वैसे तो एनीमिया को टैकल करने का तरीका क्या है कि आप आयरन रिच फूड खाइए, ठीक है, जिसमें लोहिक तत्व हो, ठीक है, आयरन आपको एज एलिमेंट मिले। तो लोहा तो नहीं खाने लगोगे ना सीधे, ठीक है। आयरन रिच फूड में क्या आता है, स्पैनिश हो सकती है, पालक हो सकती है, रेडिश हो सकती है, कई ऐसी हरी सब्जियां हो सकती है जिसको आप कंज्यूम करोगे तो चुकंदर वगैरह होता है तो आपको फॉलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि भारत में हर वर्ग में लड़कियों को चुकंदर का सलाद नहीं मिल रहा है खाने को, हरी सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्होंने फॉलिक एसिड टैबलेट बनाई और कहा कि सीधे भैया टैबलेट खा लो, आपके अंदर ही डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन हर विटामिन की पूर्ति के लिए तो विटामिन की टैबलेट्स नहीं बना सकते ना, आयोडीन जैसी चीज के लिए नहीं बना सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि यार एक ऐसी बेसिक चीज है जो हर आदमी कंज्यूम करता है, चाहे वो अंबानी हो और चाहे वो रिक्शे वाला हो, अगर वो नमक रोटी भी खाएगा तब भी नमक तो खाएगा ही खाएगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि सॉल्ट को आयोडीन से क्या कर दिया, अभी मैंने एक वर्ड यूज करना, फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है फोर्टिफाई करना, किसी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देना। तो नमक वॉज, सॉल्ट वॉज रिगार्डेड एज द वेरी बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी इंडियन, ठीक है। भाई कोई भी आदमी होगा वो बिना नमक तो खाना नहीं खाएगा, तो उन्होंने नमक में आयोडीन को इन्फ्यूज कर दिया, यानी किसी ना किसी फॉर्म में आपकी बॉडी में आयोडीन पहुंच रहा था। अब हमको गोइटर होना बंद हो गया, अब आपको देखिए घेंगा के मरीज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम है नॉर्थ में, ईस्ट में, वो राइस होता है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है गेहूं होता नहीं है, ट्रेडिशनली नहीं होता है, बट क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र बेसिन और कई नदियां, तो वहाँ चावल अच्छा बड़ा हो जाता है, स्पेशली इन द आसम वैली। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर आप डाइट देखेंगे, आपको कोई फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट से पूछा कभी रोटी खाई है, यहाँ के वही खाने लगे, बट ट्रेडिशनली उनके होमलैंड पे वीट नहीं उगता है। और सबसे बड़ी बात है पंजाब हरियाणा जहां पे वीट उगता है वहां से नॉर्थ ईस्ट में आप सप्लाई पहुंचा नहीं सकते। और जिस आदमी ने ट्रेडिशनली गेहूं खाया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो वो आदमी क्यों खाएगा? वो वही खाएगा ना आदमी जो उसके वहां उगता है, तो वहां चावल ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन चावल में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलेगा ना, गेहूं में अलग तरह का पाया जाता है। तो उन्होंने ये, और स्पेशली ईस्ट इंडिया में भी, अब मतलब ज्योग्राफी आपको पता ही है बेसिक कि जहां जो चीज उगती है आदमी नहीं खाता है। तो गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, यूपी वगैरह का रीजन जो हो गया, यहाँ पर राइस बहुत कंज्यूम किया जाता है। तो कैन बी फोर्टिफाई राइस, तो आप चेक करना कि राइस में किस चीज, कौन से विटामिन का फोर्टिफिकेशन रिसेंटली किया गया है, विटामिन ए का, विटामिन के का, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। एनीवे राइस फोर्टिफिकेशन की बात की जा रही। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये काम होता है समय समय पे अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करना, उसको किसी ना किसी विटामिन वगैरह से मतलब न्यूट्रिएंट रिच कर देना, तो इसको फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इट फॉर्म्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना।
तो एनीवे वी वर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये 83 में इंट्रोड्यूस होता है। 1993 में जीएमओज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग्रीकल्चर विद द एफडीए अप्रूवल, ये मैंने यूएस से टाइमलाइन बनाई थी क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वहीं पे हो रहा था, ठीक है। 1997 में पहले मैमल की क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग क्या होती है? ये जब मैंने रिप्रोडक्शन बताया तो मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया बिकॉज आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट द क्लोनिंग। मान लीजिए आपको पता है मेरा एक लाइफ स्पैन है, एक समय के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद भी जो है मेरे जेनेटिक ट्रेट्स किसी ना किसी फॉर्म में आगे कैरी होते रहें, ठीक है। हर आइंस्टाइन का बच्चा आइंस्टाइन तो नहीं पैदा होता, जरूरी नहीं है कि जीन्स उसी वे में काम करें, जैसा पापा वैसा बेटा। आपने भी अपने पेरेंट्स से, अगर आप बायोलॉजिकली बॉर्न है, एआरटी से नहीं हुए हैं या मतलब किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का प्रोडक्ट नहीं है, इफ यू आर अ नेचुरली बॉर्न ह्यूमन बीइंग, तो एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज सम जेनेटिक ट्रेट्स और बायोलॉजिकल ट्रेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बी इट द मदर और द पेरेंट। अगर आप देखेंगे आपकी हाइट जो होगी या तो आपके मदर या फादर की किसी फैमिली या जेनेटिक पूल से बिलोंग करती होगी, जितनी हाइट होगी उतनी आपकी होगी लमसम, कोई ना कोई फैमिली चेन में वैसे ही आता होगा। कहीं ना एक्सेप्शन मिलेंगे कि पापा की हाइट 5 फीट है, बेटा 6.5 फीट का होगा। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है ना, राजपाल यादव तो नहीं है। Are you getting my point? मैं दोनों में काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ लिंक काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। तो अब आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। तो जब बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन होता है, तो जब ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं बाय द जेनेटिक ट्रांसफर और द डीएनए ट्रांसफर, तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट जेनेटिक रिप्लिका ऑफ द पेरेंट, एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मेंडलीव वगैरह पे ले नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आपने 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, पॉलिन विन पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे उन्होंने, एक्स 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 वाई, आपको पता है टी 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 करके, ठीक है। उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रेसिसिव ट्रेट होता है कि जब ब्रीडिंग होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मेनी थिंग्स लाइक दैट, तो वहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट और रेसिसिव ट्रेट कैसे काम करता है, ऐसे करके आपने वर्ड देखे होंगे, टी 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 टी, फिर कहीं टी बनेगा, फिर कहीं टी और टी बनेगा, कहीं टी बनेगा और कहीं पे टी बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग ऐसे बनते हैं डिपेंडिंग किस वे में हार्मोन्स वगैरह मिल रहे हैं। तो नेचुरल वे में एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बन पाते हैं। अब इमेजिन करिए मैं ये चाहूं कि मेरे मरने के बाद में एक दूसरा मेरे जैसा व्यक्ति पैदा हो जाए, या मेरे जीते जी मेरी एग्जैक्ट रेप्लिका हो जाए। अगर आपने एक साई-फाई मूवी देखी होगी रोबोट, तो उसमें रजनीकांत जो होता है अपना ही रोबोट बनाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। तो क्लोनिंग इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। क्लोनिंग एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है आपके जीन्स का यूज करके, ठीक है। जीन्स बेसिकली आपको पता ही है कहां पाए जाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स, आपके डीएनए वगैरह के पे पाए जाते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। और आपका डीएनए आपको पता है हर जगह मिलेगा, आपके हेयर स्किन पे हो सकता है, आपके स्किन सेल्स पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इमेजिन कर लीजिए कि साइंटिस्ट ने मेरे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, या इमेजिन कर लीजिए एक आइंस्टाइन टाइप का व्यक्ति जो इस एज में रह रहा है, और हम चाहते हैं कि आइंस्टाइन के बाद एक दूसरा आइंस्टाइन फिर क्रिएट हो जाए, ठीक है, जो आइंस्टाइन जैसा ही दिखाई देता, उसके जैसी बुद्धिमत्ता हो उसके अंदर। हालांकि ये संभव नहीं है पूरी तरीके से, ये इस पर रिसर्च ही चल रही है कि जो क्लोन क्रिएट हो गया क्या वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी वैसी कैरी करेगा, ठीक है। एनीवे, आई जस्ट वांट टू मेक अ काइंड ऑफ सेग्रीगेशन बिटवीन क्लोनिंग एंड द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों का काम नहीं है कॉन्टिन्यूटी को क्रिएट करना, रिप्रोडक्शन से भी कॉन्टिन्यूटी क्रिएट हो रही है, क्लोनिंग से भी कॉन्टिन्यूटी क्रिएट हो रही है। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लोनिंग एग्जैक्ट रेप्लिका को क्रिएट कर देता है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेरे जीन्स को लिया जाएगा, मेरे डीएनए को लिया जाएगा, मेरे डीएनए को लिया, डीएनए के साथ जीन्स तो ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन विट्रो प्रोसेस को यूज करके एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाएगा। एक्स भगवान जाने कहां से लाएंगे, किसी भी लड़की के ला सकते हैं, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनने के लिए एक्स तो चाहिए है ना, सारे क्रोमोसोम मिलकर थोड़ा बना देगा। एनीवे, जो भी प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो अभी क्लोनिंग काम चल रहा है। और हुआ कि जितने भी क्लोन्स बनाए गए हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाए, मतलब वो बनेंगे कुछ टाइम के बाद में उनमें कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, कभी हार्ट फेल हो जाएगा, कभी किडनी फेल हो जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी बहुत अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई, अभी भी नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन काम चल रहा है, आने वाले में संभवतः मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि इमेजिन कर लीजिए बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, जैसे अमर्त्य सेन टाइप का आदमी है, या फिर आप किसी और का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बहुत ही जीनियस का, नॉम चॉम्स्की का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये यूएस में रहते हैं और ये बहुत बड़े विद्वान हैं, मतलब लिविंग जनरेशन के मुझे लगता है अगर उनकी रैंकिंग करें तो उनको टॉप 10 में रखा जाता है। और एक और ऐसे ही हुए हैं, बहुत ही अच्छे ऑथर हैं जिन्होंने होमो सैपियंस नाम की बुक, युवा अल हरीरी, इज अ वेरी गुड ऑथर, इन पे कई बार क्वेश्चन भी आया है, इन्होंने होमो सैपियंस नाम से, स्पीसीज नाम से बुक्स भी लिखी हैं, ठीक है। तो इस लेवल का ब्रेन है, इस लेवल का इंटेलेक्ट है, विवेकानंद टाइप का आदमी आज की जनरेशन में रह रहा होता, और हमारे पास तकनीकी बन जाए क्लोनिंग की, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक दूसरा विवेकानंद भी हो, एग्जैक्ट जो उनकी तरह सोचता, उनकी जगह दिखता हो, दैट काइंड ऑफ द थिंग, है ना। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। तो फर्स्ट मेमल वाज क्लोन्ड
इन 1997। आपको पता है डॉली एक शीप थी जिसको क्लोन किया गया था, है ना। 1998 द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड गिविंग साइंटिस्ट एक्सेस टू अराउंड 30,000 ह्यूमन जीन्स एंड फैसिलिटेटिंग रिसर्च ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज एज कैंसर। आप कहोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों करने की जरूरत थी? मैंने अभी आपको जेनेटिक पूलिंग में बताया था। जेनेटिक पूलिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ऑल अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक पूल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। जैसे इंडिया में अगर जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो क्या करेंगे, इंडिया में कई लोगों के सैंपल्स लेंगे, जैसे यूपी में रहने वाले लोगों के सैंपल्स लेंगे, कर्नाटक में रहने वालों के लोग होंगे, उनमें कॉमन ट्रेड्स को करेंगे, फिर कहेंगे कौन सी बीमारियां हैं जिनमें पाई जाती हैं, फिर उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें कौन सी वैक्सीन डेवलप करनी है। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, कैंसर, अल्जाइमर, इस टाइप की जो बीमारियां होती है जो जेनेटिक मोड से भी ट्रांसफर हो जाती हैं, सबसे लिए बनाया गया। 2010 द फर्स्ट सिंथेटिक सेल इज क्रिएटेड। आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, क्लोनिंग हो सब कुछ, सेल तो हमने कभी कॉपी नहीं किया। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है आपकी बॉडी का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है? सेल ही तो होता है। बायोलॉजी पढ़ते पहला चैप्टर सेल ही का होता है ना, मॉलिक्यूलर साइंस लेवल पे। तो पहला सिंथेटिक सेल 2010 में क्रिएट होता है। सोचिए पेनिसिलिन हमने कब बना ली थी? 1928 के आसपास बना ली थी, 1918 के आसपास, है ना। और पहला सिंथेटिक सेल यानी लैब में आर्टिफिशियली पहला, क्योंकि लाइफ को क्रिएट करना देखिए बहुत मुश्किल काम है। आपको ऐसा लगता है आपके आसपास रोज इतने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, सड़कों पे लोग इतना घूमते मिल जाएंगे, जानवरों को भी आप देख रहे हैं, उनको तो कहीं पे असिस्टेड उनकी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनको कोई लैब में तो डेवलप नहीं किया जाता है, लेकिन जानवर तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, पौधे अपने आप को ऐसे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी नेचुरल प्रोसेस, ऐसी कौन सी ताकत है जो इतने परफेक्शन के साथ में ह्यूमंस के ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करती चली जा रही है? और इतनी तकनीकी होने के बावजूद हम 2010 में आके पहला सिंथेटिक सेल क्रिएट कर पाते हैं। और ह्यूमन इवोल्यूशन की चेन में पहला सेल कब क्रिएट हुआ होगा? आप जानते हैं आज से 1.5, 2 लाख, 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस की पहली रेस डेवलप हुई थी, ठीक है। नीदरलैंड और पता नहीं कौन कौन से वो सब हुए थे। अगर आप होमो सेपियंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1,60,000 तो रिकॉर्डेड है, उससे पुराना भी हो सकता है ना, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो सोचिए सेल कब बने होंगे, कितने लाख साल पहले बने होंगे। लेकिन पहला सिंथेटिक सेल बनाने में हमको 2010 हो गया। एनीवे 2013 द फर्स्ट बायोनिक आई वाज क्रिएटेड। अभी मैंने बायोनिक वर्ड यूज किया था ना, ये कुछ नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ नेचुरली लिविंग ऐसे चीजें होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन का यूज करके आप ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने में वो कर सकते हो। जैसे हमारी आंखें मान लीजिए खराब हो जाती हैं, लेकिन आंखें अभी जैसे मेरी आंखें मान लीजिए खराब हो जाती हैं, तो मैं किस चीज पे डिपेंडेंट हूँ कि कोई आई डोनर मिल जाए मुझे अपनी आंखें दे दे। यानी लैब में तो आंखें नहीं बढ़ रही है ना, या आंखों की तो मैं कैमरा तो लगा ही नहीं लूंगा कि जो फोन में कैमरा लगा होता है या डिजिटल कैमरा में लगा होता है मैं उठा के आंखों में लगा दूं एंड इट विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। वहां रेटिना भी हो, सब कुछ हो, ऑप्टिकल नर्व्स वगैरह भी हो, मेरे ब्रेन से कनेक्ट हो जाए, स्टिमुलेट कर दें, नहीं पॉसिबल है ना। और जब ये होने लगेंगी तो आपको पता है ह्यूमन रोबोट्स बनने लगेंगे, द इन्फ्यूजन ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी विद द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो आपको पता है इस टाइप के रोबोट्स बनेंगे। लेकिन एनीवे पहली बायोनिक आई को 2013 में क्रिएट कर लिया गया। जो 2010 में पहला सेल बनता है और जस्ट 3 साल के अंदर बायोनिक आई मतलब लैब में बनी हुई आई, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। कितना अच्छा हो जाएगा। आपको पता है लैब में ऑर्गन्स को डेवलप किया जा रहा है। जैसे आज की डेट में आपकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी पे ले जाते हैं तो यू आर डिपेंडेंट ऑन सम डोनर, कि कोई डोनर मिल जाए जो किडनी दे दे, क्योंकि देखो आदमी एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है, दोनों खराब हुई फिर कैसे सर्वाइव करोगे? फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, कितने दिनों तक आप मशीन पे डिपेंडेंट रहोगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, है ना। तो अगर लैब में ऑर्गन्स डेवलप होने लगे तो आपको लगता है क्या ह्यूमन जो होता है इमॉर्टल हो जाएगा? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? क्योंकि आपको पता है जैसे कोई आप गाड़ी लेते हैं या कोई मशीन लेते हैं, कोई भी ऐसा व्हीकल लेते हैं, सब चीज का एक लाइफ स्पैन होता है। आपने फोन लिया 3-4 साल का लाइफ स्पैन है, लैपटॉप लिया 8-10 साल मैक्सिमम उसका लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। कोई गाड़ी लेके आते हैं वो भी आपका 10-15 साल 20 साल मान लीजिए बहुत अच्छी चलेगी, फिर उसके पार्ट्स एक न करके खराब होने लगते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ही लैपटॉप था, अब काफी टाइम तक चला, काफी पुराना हो गया, तो कभी क्या हो रहा है उसका मदरबोर्ड खराब हो रहा है, कभी उसका क्या होता है पावर की बटन खराब हो जाती, एक चीज ठीक करो तो दूसरी खराब होती। तो एक दिन आपको लगता है यार ये बहुत हो गया, आप नया ही खरीद लो। नया मतलब क्या है, एक नई लाइफ क्रिएट करो। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि अगर हम लैब में ऑर्गन्स को डेवलप करना शुरू कर दें, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका भी एक लाइफ स्पैन है ना, ठीक है। आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग होती है, इंटरनल रस्टिंग होती है, वो लोहे की जंग वाली नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जब आप ऑक्सीजन कंज्यूम करो, बहुत चीजें कर रहे हो, तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिटेरिएट होने लगते हैं। तो जब आप पे बुढ़ापा आएगा वो बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वगैरह हो रहा है, कभी आंख खराब हो रही है, कभी कान खराब हो रहा है, कभी नाक में सूंघने में नहीं आ रहा है, ये सब चीजें। तो अगर लैब्स में ऑर्गन्स बनने लगेंगे यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, तो हम डायरेक्टली हमारी डिपेंडेंसी किसी डोनर पे नहीं रहेगी। मेरी आंख खराब है, मैं गया, मैंने कहा लैब में बढ़िया सी बायोनिक आंख बना दो, मेरे लगा दो, छुट्टी हो गई, ठीक है। जैसे आप अपने मशीनों में अपने कंपोनेंट्स को चेंज करते हो, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करके रख देगा। बस क्वेश्चन यहाँ पे आता है, थोड़ा सा एथिकल क्वेश्चन आ जाता है
कि क्या इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डेमोग्राफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग पैदा होते जा रहे हैं लेकिन मरने का नाम ही नहीं लेंगे, तो आपको पता है ना कहीं डेमोग्राफी पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। और विल ह्यूमन रेप्लिकेट गॉड और एनी नेचुरल डिवाइन फोर्स दैट इज क्रिएटेड विद द ह्यूमन एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। तो ये सब एथिकल क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जब आप एथिक्स पढ़ते हो वहां पर भी इस टाइप की चीजें होती है। और एक बायो एथिक्स होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी एथिकल एस्पेक्ट होते हैं कि ह्यूमंस की लिमिट क्या होती है। कैन ह्यूमन क्रिएट लाइफ, मनुष्य जो है क्या जीवन को वैसे तो क्रिएट करता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, लेकिन क्या लैब में लाइफ को क्रिएट करना चाहिए। आपने अगर रोबोट एक मूवी थी, वो बड़ी मतलब एंटरटेनिंग मूवी तो थी ही, साथ साथ में उसने कुछ एथिकल क्वेश्चन भी लगाए थे कि ह्यूमन एथिक्स अलग होते हैं लेकिन मशीन एथिक्स किस वे में काम करेंगे। जैसे सिंपल सी डिसीजन मेकिंग होती है, किसी की जान बचानी है, मैं उस मूवी का रेफरेंस किसी रीजन से ले रहा हूँ, ठीक है, अभी आप समझ जाओगे। तो अगर आप किसी की जान बचाने जाते हो तो उसमें मल्टी पर्सपेक्टिव सोचते हो, लेकिन एआई उस वे में नहीं काम करता है। और उसमें रजनीकांत रोबोट बनाता है, किसी बिल्डिंग में आग लगी पड़ी होती है तो उसमें कोई लड़की ट्रैप हो गई होती है, अब वो जो रोबोट होता है वो अंदर जाता है, उस लड़की को बाहर निकाल लाता है, लेकिन ये ध्यान नहीं देता है कि जब वो आग लगी थी तो वो लड़की उस समय बाथरूम में थी, वो नहा रही थी, वो उसको उसी कंडीशन में बाहर ले आता है। और उस समय जितने भी रिपोर्टर मीडिया खड़े होते हैं उसकी फोटो खींचना क्लिक करना शुरू कर देते हैं, वो लड़की आउट ऑफ शेम सुसाइड कमिट कर लेती है ऑन द स्पॉट। तो रजनीकांत को रियलाइज होता है कि मेरे रोबोट ने एक लाइफ तो सेव की, लेकिन वो लाइफ तुरंत चली गई ना, क्योंकि इसके अंदर एथिक्स नहीं थे, इसको कॉमन सेंस नहीं था। मशीन तो बहुत अच्छी थी, तो वो कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश करता है, उसका सोशलाइजेशन करने की कोशिश करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना भी सोशलाइजेशन कर लीजिए, क्या वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएगा? तो दैट इज द बिगेस्ट एथिकल कंसर्न और द चैलेंज इन दैट पर्टिकुलर बायोटेक। पूरे बायोटेक्नोलॉजी एथिक्स पे बेस्ड है कि ह्यूमंस का डोमेन क्या है, ह्यूमन की लिमिट कहाँ है, हम नेचुरल प्रोसेस में किस हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम नेचर के साथ कितनी छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट इंटरफेयरिंग विद द नेचर। आप नेचर के साथ में लिटरली खिलवाड़ कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसमें एक पर्टिकुलर तरह का ट्रेट किसी रीजन से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर बायोल्यूमिनेंस ऐसी चीज पाई जाती है तो किसी ना किसी रीजन से पाई जाती है। अगर आप उस चीज को रेप्लिकेट करके ह्यूमंस में इन्फ्यूज करें या किसी और स्पीसीज में इन्फ्यूज करें तो हो सकता है वो प्रकृति के पूरे चक्र को तोड़ दे। इसीलिए मैं कहा बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कहते नहीं ऐसे हॉरिजन्स को डेवलप कर रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, ठीक है, बट हम करते चले जा रहे हैं, तो हमारी कोई डिफाइंड लिमिट्स नहीं है। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज होती है तुरंत हम कोर्ट चले जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कोर्ट चले गए। हर बच्चा अगर आइंस्टाइन बनने लगा, आइंस्टाइन के रेप्लिका क्रिएट करने लगे, आपको पता है अभी एक छोटा सा एग्जाम हुआ था, आई एम जस्ट गिविंग अ क्लासिक एग्जांपल कि एथिकल कंसर्न कैसे क्रिएट करेगा। आपको पता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज बहुत स्केयर हैं, ठीक है। एक दरोगा भर्ती एग्जाम हुआ था जो भी लीक हो गया, री एग्जाम की बात हुई, ठीक है। कितनी पोस्टें थी? अराउंड 50,000, ठीक है। एप्लीकेंट्स कितने थे? 50 लाख थे। और आपको पता है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? ऑन द, देखिए आप लाख वहां पे कार्ल मार्क्स की बात कर लीजिए, सोशल इक्वालिटी की बात कर लीजिए, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन में क्यों कह रहा हूं? इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी एक चेन होती है। कोई आदमी बहुत बुद्धिमान होगा, किसी के ग्रे सेल बहुत ज्यादा होंगे, किसी के ग्रे सेल थोड़े कम होंगे, कोई हाईली इंटेलेक्ट होगा। हर आदमी विवेकानंद नहीं हो सकता, हर आदमी आइंस्टाइन नहीं हो सकता, सबका अपना डोमेन है। आइंस्टाइन वॉज नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स बट ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। आपको पता है आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन डिस्पाइट ही लाइक रिवर्ड एज अ लाइक जो भी आप इनको गॉड कह लीजिए फिजिक्स की फील्ड में, ठीक है, बट मैथमेटिक्स नहीं अच्छी थी। अब इमेजिन कर लीजिए कि एक आदमी की मैथ्स भी बहुत अच्छी है, साइंस भी बहुत अच्छी, आर्ट्स भी बहुत अच्छी, डांस भी बहुत अच्छा करता है, तो वो कॉम्पिटिट किससे करेगा? क्योंकि सारे तो आइंस्टाइन ही खड़े हैं। अब दरोगा भर्ती एग्जाम में इमेजिन कर लीजिए 50 लाख जो एप्लीकेंट हैं सब आइंस्टाइन ही बैठे गए उसमें, तो भाई सिलेक्शन में तो सबने बराबर आराम से, तो आप वैकेंसी कैसे फिल करेंगे? आईएएस के कितनी पोस्टें आई? 150 पोस्टें आई, सब आइंस्टाइन ही चले गए भरने के लिए। जैसे सबके सब आपको पता ही है, मतलब टीएन सेशन के ब्रेन सेल से बन के आए हैं, तो सब टीएन सेशन ही जाके वहां पे बैठ गए। तो कैसे मेरिट को आप कैसे डिसाइड करोगे? कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज दोगे? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर पूरा का पूरा आपने आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बेस्ड कर दिया। जैसे हम लोग लास्ट टाइम कुछ पढ़ भी रहे थे कि अभी रिसेंटली चैट जीपीटी या किसी एआई ओपन एआई मॉडल का यूज करके एक आपने टेक्स्ट फीड किया और एक वो जनरेट हो गया था, लाइक अ वीडियो समथिंग लाइक दैट। तो अब आप बताइए, जैसे मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम अ फैन ऑफ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, मुझे पता है कि वो जो व्यक्ति हॉलीवुड में अलग तरह की मूवीज बनाता है, तो मैं उसका नाम देख के मूवी देखने चला जाता हूँ, ठीक है, कि ही इज अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर। या फिर आप किसी भी ऐसे अच्छे डायरेक्टर की बात कर लीजिए, इंडिया में भी अगर आप बात करेंगे तो कोई किसी भी अपने पसंद, आप किसी का करण जौहर हो सकता है, किसी को अनुराग कश्यप अच्छा लग सकता है। लेकिन इमेजिन कर लीजिए अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवीज बनवाने लगे, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा मूवी का डायरेक्टर कौन है, स्क्रिप्ट किसने लिखी? तो उसमें जनरलाइजेशन आ जाता है, कॉमनैलिटी आ जाती है, तो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमंस की अलग थिंकिंग प्रोसेस होती है, एआई की अलग होती है। एनीवे,
तो मैंने वही कहा ना, एथिकल डोमेन डिफाइन करना यहाँ बड़ा मुश्किल है। 2020 जब कोविड आ चुका था, उसी बीच में पहली mRNA वैक्सीन डेवलप होती है। अभी तक आपको पता है वैक्सीनेशन आता है डीएनए बेस्ड होता था, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी पे यूज करके। तो पहली बार mRNA मतलब समवेयर हम लोग आरएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे टू डेवलप अ काइंड ऑफ द वैक्सीनेशन, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रीट द सार्स कोविड वायरस। ये 2020 का डेवलपमेंट था। तो दैट वाज जस्ट द समरी और द जिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट वर हैपनिंग सिंस द पास्ट 2 centuries as we can encapsulate it, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और आपको इन्फॉर्मेशन चार्ट देना चाहता हूं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 सेग्रीगेशन या 9 सेग्रीगेशन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, लाइक लेट्स से रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रेड बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा, रेड यानी लाल, लाल मतलब होता है खून, और खून मतलब समवेयर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह से डील करता है, यानी इट इज डीलिंग विद द मेडिकल एंड द फार्मास्यूटिकल्स। रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल से डील करेगा, आरबीसी, खून, खच्चर, मेडिसिन, है ना, ऐसे याद कर लो। व्हाइट या ग्रे व्हाइट या ग्रे, पहले बात व्हाइट और ग्रे यहाँ साथ में क्लब कर दिया गया, बट व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी अलग होती है, ग्रे अलग होती है। नीचे देख लेते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी इट इज द हेल्थ ब्रांच एंड रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिकेशंस लाइक द एंटीबायोटिक्स, रिजेनरेटिव थेरेपी एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गेन्स। तो बेसिकली मेडिकल फील्ड से डील करती है। व्हेन वी आर डीलिंग विद व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ये डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल से डील करती है, बायोफ्यूल से डील करती है, समवेयर क्लोज टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। द इंडस्ट्रियल ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट वर्क्स टू इंप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द बायोफ्यूल्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू मेक द इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। देन कम्स योर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एनवायरमेंट एस्पेक्ट पे चली जाती है, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब ग्रीन नहीं, यहाँ ग्रे मतलब है, ठीक है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कंटामिनेटेड नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू द बायो रेमेडिएशन प्रोसेस। हम आगे देखेंगे बायो रेमेडिएशन प्रोसेस क्या होती है। हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके, अगर जमीन में कोई ऐसी बैक्टीरियल एक्टिविटी करें जिससे पॉल्यूटेंट्स डिकम्पोज हो जाएं, या कुछ ऐसे पौधों का यूज करें जो कि आपको पता है पौधे जो होते हैं जमीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। और हमें पता है कि एक पर्टिकुलर तरह का पौधा है जो जमीन से आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक पर्टिकुलर लैंड है पंजाब हरियाणा में, यहाँ आर्सेनिक बहुत पाया जा रहा है, बंगाल में बहुत पाया जा रहा है। तो हम उस पर्टिकुलर जमीन से तो हम नहीं खींच सकते ना आर्सेनिक, एक बार ग्राउंड में चला गया हम कैसे खींचेंगे। तो वी कैन बी यूज सर्टेन प्लांट्स टू एब्जॉर्ब दिस आर्सेनिक लाइक बिस्मिथ या व्हाटएवर एनी पॉल्यूटेंट इज देयर इन द सॉइल बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो दैट इज कवर्ड अंडर फाइटो रेमेडिएशन, द बायो रेमेडिएशन, है ना। बायो रेमेडिएशन क्या करती है, एक तरह से पोजिशन थ्रू सम बैक्टीरियल एक्टिविटीज। फाइटो रेमेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्बेशन, वो सब हम आगे देख लेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी जाती हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। इसी में व्हाइट और ग्रे को अलग अलग कर लो। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, ग्रीन है तो मतलब एग्रीकल्चर से डील करेगा, ठीक है। एनीवे, तो इट इज यूज्ड बाय मोर देन 30 मिलियन फार्मर्स टू फाइट द पेस्ट, नूरिश क्रॉप्स, स्ट्रेंथन द द माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एंड इट इज बेसिकली डीलिंग विद द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। येलो बायोटेक्नोलॉजी, येलो कलर का क्या होता है, थोड़ा सा तेल से रिलेट कर लो, ऑयल से, सरसों का तेल और समथिंग लाइक दैट, है ना। ऑयल होता है जनरली येलोइश कलर का ही होता है। द ब्रांच इज फोकस्ड ऑन द फूड प्रोडक्शन लाइक इट कैरीज आउट द रिसर्च टू रिड्यूस द लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन कुकिंग ऑयल्स। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन वगैरह और सैचुरेटेड फैट्स इन कुकिंग ऑयल को रिड्यूस करने के लिए उससे डील करता है। ब्लू मतलब होता है मैरिन, है ना। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करता है, एक्वाकल्चर से। It exploits the marine resources to obtain the aquaculture, cosmetic and the healthcare products. It also deals with certain microalgae that are used to produce some biofuels. ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, एक होती है आपकी गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। गोल्ड किससे डील करेगा आपका, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए गोल्ड मतलब होता है सोना, प्रीशियस, और सबसे ज्यादा प्रीशियस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, आपका दिमाग, इन्फॉर्मेटिक्स, बायोनिक्स करके हमने देखा था। तो बेसिकली गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद बायोनिक्स kind of a thing, bioinformatics and all, ठीक है। It deals with, it is also known as bioinformatics, responsible for obtaining, storing, analyzing and separating biological information related to DNA and amino acid sequences. यानी अगर मैं क्लब करना चाहूँ तो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट को आप किस में डालोगे, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी में डालोगे, ठीक है। फिर एक आता है आपका वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। इट एंश्योर्स द प्रैक्टिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कंप्लायंस विद द लॉज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स गवर्निंग ईच फील्ड। यानी वायलेट बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से डील करता है ना, रिलेटेड टू द एथिकल एस्पेक्ट्स या लीगल कंसर्न क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। देन कम्स योर डार्क बायोटेक्नोलॉजी। डार्क मतलब होता है काला, समथिंग कंसर्निंग, समथिंग वेरी डिजास्टरस। तो इट विल बी डीलिंग बेसिकली विद द वेपन्स और द वारफेयर, युद्ध शैली, युद्ध, ठीक है। क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप युद्ध कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता ही जब वियतनाम, और युद्ध कर ही नहीं सकते हो,
बायो वेपन्स आप बना सकते हो। बायो वेपन्स कैसे काम करते हैं? जैसे एंथ्रासिन वगैरह का नाम सुना होगा आपने, कई बार लेटर बॉम्ब करके सुना होगा। जैसे किसी ने आपको लेटर पोस्ट किया, आपने खोला और उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस था जिसने आपको इम्पैक्ट कर दिया। आप समझ गए बात को? जैसे आपके फोन वगैरह पे कुछ फिशी टाइप के मैसेज आता है, आपने क्लिक किया, वायरस आ गया। तो सेम वे में क्या आप पे बैक्टीरियल वायरल अटैक हो सकते हैं? जैसे कोविड को भी बोलते हैं, ये भी एक तरह का एक बायोलॉजिकल वारफेयर था जो चाइना ने जानबूझ के पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए छोड़ा। आपको मैंने कहानी भी कभी बताई थी, पता नहीं कोई सेशन कर रहा था, आई रिमेंबर आई टुक अ पर्टिकुलर लेक्चर ऑन दैट आल्सो, कि जो आपका चंगेज खा था, जब उसकी आर्मीज आपके इधर मंगोलिया साइड से यूरोप साइड में घुसती हैं, तो सेंट्रल एशिया वाले जो सिल्क रूट था, जब उससे निकलती तो वहां कुछ रॉडेंट्स थे, कुछ पेस्ट्स थे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब कुछ रॉडेंट पेस्ट थे फिलहाल, ठीक है, वो उसके ग्रेन्स में घुस जाते हैं, मतलब जो उनका खाने पीने का भंडार था उसमें घुस जाते हैं, उसको इम्पैक्ट पेस्टीसिया करके कुछ था, जो भी नाम था उसका, एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल वारफेयर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बेसिकली मेडिवल टाइम से एंशिएंट टाइम से आता है। तो ये बंदा जब यूरोप पहुंचता है तो इसकी आर्मी में पूरा फूड ग्रेन उस पर्टिकुलर प्लेग से प्रभावित हो चुका था, बिकॉज ऑफ दोस रॉडेंट्स दैट ही एनकाउंटर ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम द सिल्क रूट। अब क्या हुआ कि ये लोग यही राशन वाशन खाते हैं तो इनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, ये लोग मरने लगते हैं और मौसम खराब हो जाता है। तो ये जो चंगेज खाता है, ये देखता है यार मैं उधर के फोर्ट में घुस ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इटली वगैरह का फोर्ट था, तो ये क्या करता है, कैटापुलेट बनाता है, गुलेल बनाता है और अपने मरे हुए सैनिकों की लाशों को उस कैटापुलेट से उधर फेंकना शुरू कर देता है, यानी इस बीमारी को वो उधर फेंक रहा है। तो ये क्या था, बायोलॉजिकल वारफेयर ही तो था। हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था कि कई बार वो कुछ ब्लैंकेट्स और कई ऐसे वार्म कपड़ों में बैक्टीरिया वायरस वगैरह छुड़वा देता था और उनको अपोनेंट्स के कैंप से बाहर रखवा देता था। वो बेचारे उड़ते थे, उन गर्म कपड़े पहनते थे और ऐसे ही बीमारी से मर जाते थे। ये सब बायो वारफेयर होते हैं, ठीक है। किसी ऐसे केमिकल, मतलब बायोलॉजिकल कम केमिकल वेपन का यूज करना, जैसे आपने एक गैस के बारे में सुना होगा, मस्टर्ड गैस होती है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जब वियतनाम वार चल रहा था तो इन लोगों ने क्या किया था, मतलब कुछ ऐसी गैसें होती जिनको पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जा सकता है फसलों पे छिड़कने के लिए, और अगर आप उसे ह्यूमंस पे छिड़कने लगे, अमेरिका ने यही हरकत की थी वियतनाम में। वियतनाम वॉर में उसने कुछ प्लेन उड़ाए और लिटरली लोगों पे मतलब उस टाइप की गैसों को छोड़ना शुरू कर दिया था। मस्टर्ड गैस है समथिंग, को स्पाइनल प्रॉब्लम करती है, बहुत सारी चीजें करती है। तो ये सब क्या है जो बायोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है, इट इज कवर्ड अंडर द डार्क बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये डार्क एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और मैंने कहा नहीं, हम एक टेक्नोलॉजी शुरू तो कर देते हैं बट हमको उसको पोटेंशियल इंप्लीकेशन कई बार नहीं पता होते हैं, जो आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे सामने खुलते चले जाते हैं, है नहीं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डार्क बायोटेक्नोलॉजी वे, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट वाज टू गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और टू डील विद दोज एस्पेक्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कि बायोटेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके टाइप्स प्रकार कितने होते हैं, ये सब हमने उसमें कवर कर लिया है, ठीक है। जब भी इस पे डिटेल्ड सब्सिक्वेंट लेसन कभी होंगे, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस चलाई जाएंगी तो वहां, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक आता है साइंस टेक का, और इसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रिसेंटली करंटली कोई हमने ऐसा डेवलपमेंट कर लिया बायोटेक की फील्ड में, वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नहीं, mRNA वैक्सीन 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला था इसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उस साल के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया था। कोई और बायोटेक में डेवलपमेंट होता है तो अपना हिंदू वगैरह से कवर कर लीजिए उसको, ठीक है। और बाकी जो और चीजें हैं ये हम डिटेल में, कि एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में क्या यूज है, मेडिसिन में क्या यूज है, ये हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर में एक बार में ही उसको कवर कर लेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी एंड वी विल कंटिन्यू विद पर्टिकुलर सेशन इन आवर सब्सिक्वेंट लेसन। थैंक यू सो मच।